हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 जो चल रहा था यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के अगले पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्लास में हम लोग देखे थे पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी जो फ्लावर्स है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना है, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनका क्या क्या रोल है। ओके, तो आज हम अगले पार्ट के बारे में देखेंगे। जो आपका अगला पार्ट है लघु बीजाणु जनन। लघु से देखो, नाम से चीजों को डिफाइन करना सीखो। लघु का मतलब क्या हो गया? छोटा, ठीक है। और बीजाणु, बीजाणु का मतलब क्या हो गया? स्पोर, यानी हम किसी भी स्पोर की बात कर रहे हैं। अब वो स्पोर तो एनिमल्स में नहीं है, स्पोर जो फॉर्मेशन होगा, स्पोर जो बनेगा वो किसके अंदर बनता है? प्लांट्स के अंतर्गत बनता है, ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन यानी लघु, लघु का मतलब हो गया छोटा, बीजाणु का मतलब हो गया स्पोर। स्पोर हमेशा ही क्या होता है? छोटा होता है। स्पोर आपको बड़ा नहीं दिखता, नहीं, स्पोर आपको बड़ा देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको हमेशा क्या होगा? छोटा ही देखने के लिए मिलता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लघु, यानी कि शॉर्ट, या हम कह सकते हैं छोटा हो गया, यानी माइक्रो, ठीक है, उसको माइक्रो भी कह सकते हैं। जनन, जनन का मतलब क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन आप सभी को पता है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग डिस्कस किए होंगे। रिप्रोडक्शन ऐसा होता है नहीं, कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? जब अपने समान संतति को जन्म देगा, या अपने समान संतति को जन्म देने वाली जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये बेसिक सी टॉपिक है, बेसिक सी डेफिनेशन है। आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th भी आपने पढ़ा होगा, और 12th में भी फर्स्ट चैप्टर में आप लोग इसको क्लियर किए होंगे, ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन यानी जिसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यानी कोई ऐसा प्लांट्स है, कोई भी ऐसा पार्ट है जो अपने हूबहू, अपने जैसा, अपने जाति जैसा क्या कर रहा है? जीव जन्म दे रहा है, या जीव को वो बना रहा है, उसी को हम कहते हैं जनन, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये होता कहाँ पे है? ठीक है, ये आपको कहाँ दिखेगा? ये कहाँ होगा? तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो क्या है? फ्लावर्स के, जो फ्लावर्स का कौन सा? फ्लावर्स का जो पुंकेसर भाग है, ठीक है, जो फ्लावर्स का पुंकेसर है, और इस पुंकेसर के कहाँ के अंदर? कहाँ? पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर। तो पराग कोश के अंदर ये लघु बीजाणु जनन की क्रिया मिलती है। तो हमारे पास क्या एक पुंकेसर है। इस पुंकेसर का जब हम टीएस कट करेंगे, तो टीएस कट करने पर आपको इस तरीके की संरचना दिखेगी। कौन सी संरचना दिखेगी? आपको ये वाली संरचना देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको वैस्कुलर बंडल यानी संवहन उत्तक या संवहन पूल, और इसके साथ साथ 4 लघु बीजाणु धानी। कितनी लघु बीजाणु धानी? 4 लघु बीजाणु धानी, 1 2 3 4, यानी ये 4 लघु बीजाणु धानी भी देखने के लिए मिलेंगे। अब लघु बीजाणु धानी को क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। ये जो लघु बीजाणु धानी है, ठीक है, ये क्या है? ये जो लघु बीजाणु धानी है, इस लघु बीजाणु धानी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक, क्लियर। अब ये लघु बीजाणु जनन है क्या? छोटी सी आप डेफिनेशन लिखोगे, तो आप हेडिंग डालोगे मेरे साथ लघु बीजाणु जनन, ठीक है। सारे बच्चे मेरे साथ आप हेडिंग डालोगे लघु बीजाणु जनन। तो क्या लिखोगे कि लघु बीजाणु धानी के अंदर, ठीक है, डेफिनेशन आप क्या इसके अंतर्गत लिखोगे कि लघु बीजाणु मातृकोशिका, मातृ का मतलब क्या हो गया? मदर ना, मातृ मतलब माता, यानी मदर सेल्स हो गया। तो लघु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है, लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्ध
सूत्री, अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, कौन सा विभाजन? तो अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बनने की क्रिया को, बनने की क्रिया को, क्रिया को लघु बीजाणु कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी परागकोश के अंदर, कहाँ? परागकोश के अंदर क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और वही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करेंगी? जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगी तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वो 4 मेगास्पोर का, यानी वो 4 माइक्रोस्पोर कह सकते हैं या सिंपल से कह सकते हैं लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। ये छोटा सा डिफरेंशिएट है, लेकिन इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अगर मैं आपको थ्योरी लिखा दूं, थ्योरी के बेस पे समझा दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसी चीज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप इसके बारे में छोटा सा जो नोट्स है, इसके बारे में क्या क्या लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप लिख भी सकते हैं। तो वो आपकी जो लैंग्वेज होगी मेरी लैंग्वेज से या मेरी भाषा से, मेरे दिए गए नोट से बहुत ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी है, अदर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने क्या कर लिया, एक लघु बीजाणु को ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो लघु बीजाणु धानी है उसमें तो है 4, लेकिन चारों को दिखाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम लेंगे एक। तो इस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी कोशिकाएं, कोशिकाएं। अब बोलोगे कोशिकाएं क्या है? यानी कोई भी जीव है, वो चाहे प्लांट्स है, वो चाहे एनिमल्स है, सभी के अंदर क्या है? सेल्स है। सेल्स है तो वो जीव है, सेल्स है तो वो सजीव है, यानी वो जीवित है। जिसके अंदर सेल्स नहीं है वो निर्जीव है, ठीक है, वो जीवित नहीं है। तो चाहे छोटा सा प्लांट्स हो, चाहे छोटा सा एनिमल्स हो, चाहे बड़ा प्लांट हो, या बड़े से यानी उच्च श्रेणी के जो जीव हैं, उन सभी में क्या मौजूद है? कोशिका। तो ये प्लांट्स क्या है? इस प्लांट्स के अंदर भी क्या है? ढेर सारी कोशिकाओं का ग्रुप है। सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, और यही ऑर्गन सिस्टम क्या करता है? एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है, हमारे अंदर टिश्यू है, हमारे अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, और यही सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या किए हैं? एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है? ढेर सारी कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं का नाम क्या है? तो इस कोशिका का नाम है लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये पहले नहीं बनती है, ये बनती बाद है में, यानी समसूत्र विभाजन होगा और समसूत्र विभाजन के बाद ही बनेगी। इसके बनने से पहले, यानी जब परागकोश क्या है? पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, ठीक है, वो परिपक्व अवस्था में नहीं है, वो अपरिपक्व अवस्था में है, तो इनके अंदर ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? बीजाणु, बीजाणु जनित उत्तक। क्या पाए जाएंगे? बीजाणु जनित उत्तक। ठीक है, अब ये जो बीजाणु जनित उत्तक है, ये विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? विभाजन। और कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये विभाजन को दर्शाएंगे, और विभाजन के दौरान ये बदल जाते हैं परपशु कोशिका में। किसमें बदल जाएंगे? परपशु कोशिका। परपशु कोशिका को हम कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, परपशु कोशिका को क्या बोलते हैं? आर्किस्पोरियल। आर्किस्पोरियल स्पोरियल सेल। ठीक है, तो किस विभाजन के थ्रू, कौन सा विभाजन हुआ जिसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस हुई? तो ये हुआ यहाँ पे समसूत्री।
कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? समसूत्री विभाजन किया, और समसूत्री विभाजन द्वारा ये जो बीजाणुजनित ऊतक है ये क्या है? टोयन है, यानी ये द्विगुणित है, ये अगुणित नहीं है, द्विगुणित है। तो ये समसूत्री होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे? द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो परपशु कोशिका है ये भी क्या करती हैं? समसूत्री विभाजन। ये भी क्या दर्शाएंगी? ये भी करती हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा ये दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक जो पहली कोशिका है उस पहली कोशिका को हम कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। पहली कोशिका को कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, यानी प्राइमरी लेयर। ठीक है, और जो सेकेंड कोशिका होती है उसको हम कहते हैं पुंग बीजाणु, या फिर हम कह सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, तो ये क्या है? ये है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो ये जो पुंग बीजाणु कोशिका है या जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है ये भी 2n है और ये भी 2n है। क्यों द्विगुणित हुई? क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्रीय भी नहीं हो रहा। अभी जो विभाजन चल रहा है वो विभाजन चल रहा है समसूत्री, और समसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, यानी सेल्स बढ़ती हैं, लेकिन सेल्स के संरचना में या हम उसके कह सकते हैं उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी बदलाव नहीं होता, कोई भी आपको परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आपका मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो वहां पे सेल्स तो बढ़ेंगी, यानी सेल्स की संख्या भी बढ़ेगी, और वहां पे क्रोमोसोम की काउंट में भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। यानी अगर कोई 2n है तो उसकी क्या हो जाएगी? अगर मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जैसे एग्जाम्पल 46 है, तो उसमें जब मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो उसकी जो डॉटर सेल्स होगी, जो पुत्री कोशिका होगी, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। यानी 46 है तो 23 में बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा समसूत्री विभाजन में नहीं होता, संख्या भी बढ़ेगी और गुणसूत्र में कोई भी बदलाव देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो है परपशु कोशिका ने समसूत्री विभाजन, यानी यहाँ पे भी कौन सा विभाजन हुआ? आप लिख लो, यहाँ पे विभाजन हुआ समसूत्री। तो ये क्या की? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ पे दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो गया, प्राथमिक भित्ति कोशिका और लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब यहाँ पे, ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका करेगी क्या। यानी मान लो ये प्राथमिक भित्ति कोशिका है, ठीक है, एक सेल्स है, ये है प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका। तो ये प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या करेगी? ये 4 परत का निर्माण करेगी। कितने? 4 परतों का ये निर्माण करेंगे। सबसे जो बाह्य परत है, बाहरी परत है, उसको बोलेंगे बाह्य परत, बाहर की तरफ बाह्य परत कहेंगे, या फिर इसको हम बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं। सेकेंड है अंतःस्थितियम, अंतःस्थितियम, ठीक है। थर्ड है मध्य परत, ठीक है, मध्य परत। और फोर्थ है टैपेटम, फोर्थ है टैपेटम। अब आपके एग्जाम के लिए ये टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 1 नंबर में पूछा जाएगा टैपेटम कहाँ पाया जाता है, टैपेटम का कार्य क्या है। तो टैपेटम आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, यानी ये लघु बीजाणुधानी की परतें होती हैं। यानी जो लघु बीजाणुधानी है वो 4 परतों से मिलकर बना है। पहला परत है बाह्य परत, सेकेंड है अंतःस्थितियम, थर्ड है मध्य परत और फोर्थ है आपका टैपेटम। इसके साथ साथ ये कार्य क्या करता है, तो ये परागकण को, यानी जब लघु बीजाणु जन्म हो जाएगा तो जब परागकण बनेगा तो उस परागकण को ये पोषण देगा। परागकण को क्या करेगा? पोषण देने का काम करेगा।
क्योंकि पोषण देगा तभी तो विकास होगा। जैसे हमारे शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए पोषण चाहिए, तो पोषण वो हमें कहाँ से मिलता है, हम बहुत सारे पोषक तत्वों को खाते हैं और उन पोषक तत्वों के द्वारा हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। तो ऐसे ही इनमें भी वृद्धि और विकास चाहिए, तो इनमें वृद्धि विकास के लिए एक लेयर पाई जाती है, एक सेल्स पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को कहते हैं टेप्टम। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परागकण को पोषण देने का काम कौन करता है, आपका आंसर होना चाहिए टेप्टम। टेप्टम कहाँ पाया जाता है, तो ये लघु बीजाणुधानी की परत है, या हम कह सकते हैं परागकोश के अंदर। ठीक है, चलो, तो ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये क्या करेंगे, 4 परतों का निर्माण करेंगे। अब आती है हमारे पास क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी एक कोशिका के बारे में देख लिया, सेकेंड कोशिका हमारे पास आती है लघु लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये जो लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका है ये कैसी है, ये 2n है, 2n यानी कैसी है, द्विगुणित है, क्योंकि अभी समसूत्री विभाजन हुआ है। अब यहां से स्टार्ट क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री, तो ये एक से क्या बन जाएंगी, 2 कोशिका। ठीक है, फिर 2 से क्या बन जाएंगी, 4, 2 से कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगे। किस विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, पहली बार अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, क्या हुआ, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बनी। यहाँ पे ये 2n थी, तो 2n से क्या हो जाएंगी, nn, क्योंकि देखो अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की अगर संख्या बढ़ेगी, संख्या इंक्रीज हो रही है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि वो कम होगा। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे अर्धसूत्री सेकेंड हुआ। ठीक है, कौन सा, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री जब सेकेंड विभाजन हुआ तो ये 2 से कितनी बन गई, 4। अब यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि 23 आ जाएगा तो 23 का आधा होगा, नहीं, यानी जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या घटेगी, उसके बाद जब विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी जो पहले में था वही क्या होगा, सेकेंड में होगा। तो अगर ये n है तो ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ये क्या है, एक बन गई, एक ऐसी संरचना है और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, चतुष्फक। यानी लघु बीजाणु तो बन गए, लेकिन ये लघु बीजाणु क्या है, आपस में सटे हुए। लेकिन माइक्रोस्पोर क्या चाहिए, लघु बीजाणु क्या चाहिए, अलग चाहिए। ठीक है, उसको अलग अलग दिखना है, वो एक जैसा नहीं दिखना चाहिए, वो आपस में सटे हुए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम है कैलेज, और ये कैलेज एंजाइम बनाने का काम कौन करता है, टेप्टम। यानी कि देखो ये एंजाइम को भी बनाती है, ये न्यूट्रिशन देने का काम करती है, तो ये एंजाइम बनाने का भी काम करती है। और एक एंजाइम पाई जाती है जो कैलेज, ये कैलेज एंजाइम क्या करेगी, इस चतुष्फलक को तोड़ देगी। तो जब तोड़ देगी तो जो चारों लघु बीजाणु हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से पता नहीं कितनी, यानी एक लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, असंख्य सेल्स होंगी, और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने, 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 4 लघु बीजाणु। इस लघु बीजाणु को क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोर कहते हैं। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। अब यही जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर है, जब टेप्टम क्या करेगी, इसको न्यूट्रिशन दे देगी, इसको पोषण दे देगी, तो ये किस में बदल जाएगा, परागकण में। ठीक है, क्या बन जाएगा, परागकण। तो ये n है, तो ये भी क्या है, n। और इसी परागकण को क्या कहते हैं, नर युग्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं, नर युग्मक कहते हैं। यही जो परागकण होगा, जो पोलिन ग्रेन होगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, वापस से ध्यान से सुनना कि ये पूरी प्रोसेस हुई कैसे है।
हमने क्या देखा कि जो एक लघु बीजाणुधानी है, उस लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे बीजाणुजनित उत्तक यानी बहुत सारी सेल्स थी। सेल्स ने ग्रुप बनाया और ग्रुप में वो बनके ग्रुप यानी कोशिकाओं का ग्रुप किसमें बदल गया, उत्तक में। अब ये जो बीजाणुजनित उत्तक है, ये समसूत्री विभाजन किया और चेंज किसमें हो जाएगा, परकुसु कोशिका यानी एक परकुसु कोशिका के रूप में बदल जाएगी। परकुसु कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी और विभाजन करके दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती है। पहली कोशिका होती है प्राथमिक द्वितीय कोशिका और सेकेंड कोशिका होती है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, ये भी 2n है और ये भी 2n है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाह्य त्वचा क्या है, यानी बाह्य परत अगुणित है कि द्विगुणित, आप बताओगे द्विगुणित। टैपेटम अगुणित द्विगुणित, तो द्विगुणित, यानी चाहे अंतस्थितियम, मध्य परत, टैपेटम, ये सारी क्या है, ये सभी जो लेयर है वो द्विगुणित है। क्यों, क्योंकि ये समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अगुणित होती है कि द्विगुणित, आपका आंसर होना चाहिए ये डिप्लॉयड है। ठीक है, ये हैप्लॉयड नहीं है। ठीक, चलो उसके साथ साथ तो ये प्राथमिक द्वितीय कोशिका क्या करेगी, 4 परतों का निर्माण करेगी। पहली परत बाह्य परत यानी बाह्य मतलब बाहरी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, यानी जैसे मान लो ये लघु बीजाणुधानी है, ठीक है, तो सबसे अंदर वाली कौन सी हो जाएगी, टैपेटम। टैपेटम के बाद 2 से 3 लेयर क्या हो जाएगी, मध्य परत, फिर उसके बाद हो जाएगी अंतःस्थितियम और फिर उसके बाद हो जाएगी बाह्य परत। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि परागकोश की या लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत और सबसे भीतरी परत कौन सी होती है। तो सबसे बाहरी परत आपकी होगी बाह्य परत, सबसे भीतरी परत कौन सी होगी, टैपेटम। मध्य परत कितने लेयर में है, तो उसका 3 से 5, यानी 3 4 5, किसी किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। लेकिन बाह्य परत सिंगल लेयर होता है, टैपेटम सिंगल लेयर होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे, यानी जो ये अंदर है तो इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे, तो ये केंद्रक युक्त होता है, बाकी आपका इन सभी में मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होता। ठीक है, फंक्शंस क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम हो जाता है। अब यहाँ पे जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, ये है तो द्विगुणित, अब ये करेगी अर्धसूत्री और अर्धसूत्री के द्वारा क्या करेगा, अर्धसूत्री फर्स्ट, जिसमें क्या बन जाएगा, 2 सेल्स, 2 से फिर कितने बन जाएंगे, 4 सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुणसूत्र होगा वो आदि होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, 4 से यहाँ पे कैलेज एंजाइम रिलीज होगी, वो कैलेज टैपेटम प्रोड्यूस करेगी और फिर ये क्या हो जाएंगे, चारों हट जाएंगे और हटने के बाद ये फ्री और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा परागकण। परागकण ही क्या है, मेल गैमेट है और परागकण की संरचना आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये इस क्लास में हम लोग जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। इसके आगे की जो टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस यानी जो गुरु बीजाणु जनन है, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तो सभी को बाय बाय।